नमस्कार दोस्तों, आप सुन और देख रहे हैं हेलो अयोध्या 90 FM। वैसे तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं और फिलहाल दूसरा दिन है नवरात्र का। हम लोगों ने जैसा कि आपको कहा है कि 9 दिन 9 कहानियों से हम लोग रूबरू होंगे, 9 कहानियों को जानेंगे, 9 सक्सेसफुल स्टोरीज जानेंगे और हम आशा करते हैं कि इन स्टोरी के जरिए आप और हम बहुत कुछ सीख पाएँ। हमारे और आपकी बहनें, हमारे और आपके घर में पढ़ रही बच्चियाँ बहुत कुछ सीख पाएँ। कई बार हम लोग गाँव में देखते हैं, या फिर सिर्फ गाँव की बात नहीं करूँगा, शहर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते। कारण बहुत से अलग अलग होते हैं। कई बार वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते कि पढ़ा पाएँ, वो एक अलग विषय है। कई बार लोग फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद भी नहीं पढ़ाते। कारण ये है कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा के क्या होगा। फिलहाल अगर मैं ये कहूँ कि आपको पढ़ाने के लिए कोई टीचर मिले ना फीमेल में, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके कहते हैं कि हमारी बेटी को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, तो अगर आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो उस समय आप एक गायनोकोलॉजिस्ट की मांग नहीं कर सकते फीमेल। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया नहीं, तो आप किसी और से उम्मीद भी मत करिए। फिलहाल यही सब बातों को सीखना और जानने के लिए और ये थोड़ी सी सोच आपकी और हमारी बदलने के लिए हमारे साथ मौजूद है इसमें प्राइमरी स्कूल की टीचर अंजू वर्मा जी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका नाम का मतलब जानना चाहेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मतलब अंजू का मतलब, जहाँ तक मैंने सुना है, पापा से पूछा मैंने, उन्होंने कहा शायद पुष्प होता है। बस इतना ही जानती हूँ मैं। फिलहाल आजकल जैसे बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन होता है मैम, घर में कोई बच्चा होता है उसका नाम रखने से पहले के ज़माने में मुझे लगता है आपके नाम रखने के समय नहीं किया गया। नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन अब तो बहुत डिस्कशन होता है। ओके मैम। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि करेंटली आप कहाँ पे हैं और मसौदा में कौन से स्कूल में हैं, प्राइमरी को आप पढ़ाती हैं, तो कितने बच्चे लगभग आपसे इस समय पढ़ रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं एक तरह से? मैं मसौदा ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल विठलपुर, बारून बाज़ार के पर पड़ता है, वहाँ की मैं प्रधानाध्यापिका हूँ। और मेरे स्कूल में इस समय अभी तो फ़िलहाल बच्चे थोड़े कम हो गए हैं हाईवे बनने के कारण। अभी 65 बच्चे हैं और मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत थी अभी कुछ सालों पहले ही हमारे स्कूल में, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है। मैम रिज़न क्या हो सकता है कि बच्चे इतनी रीज़न कम हुआ है, हमारी तरफ हाईवे बन गया है, 4 लेन रोड बन गई है, रायबरेली रोड जो बन गई, इसकी वजह से बच्चों को रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है। इवन मैंने अपने स्कूल में, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैंने अपने स्कूल में एक वैन भी लगवा रखी है, जिसका खर्चा तो बच्चे कुछ देते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनका खर्चा मैं उठाती हूँ। कहते हैं कि जब कुछ अच्छा करने की ठान लीजिए तो फिर देखा नहीं जाता कि अब कितनी दूर चलना है या फिर कितनी मुश्किल रास्ते पे चलना है। फिलहाल मैम, अगर हम शुरुआत से बात करें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि पहले मैम के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो किसी भी लाइफ की स्टार्टिंग या पहले अचीवमेंट होते हैं उसके एकेडमिक्स, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट्स। मैम कितने स्कोर करती होंगी आप, या कितने आपके नंबर आए थे? आप पढ़ने में कैसी थी? मैं देखा जाए तो मैं बहुत, कहा जाए कि बहुत टॉप वाली मेरिट के बच्ची मैं नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी। मेरे हाई स्कूल में 58 परसेंटेज थे और उस समय 58 ही बहुत मायने रखता था, और इंटर में भी लगभग ऐसे ही परसेंटेज थे मेरे। मैम किस ईयर की बात है? हाई स्कूल आपने कब? हाई स्कूल मैंने किया है 99 में। 99 में? उस समय 58 लाना वाकई बहुत बड़ी बात होती थी। अखबार में मेरे ख्याल से तब रिजल्ट आया करते थे। अखबार में रिजल्ट आया करते थे, बहुत छोटे छोटे से रोल नंबर्स दिए रहते थे, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा रहता था। तो मैम वो जब अब उन दिनों को याद करती हैं, अब आप लाइफ में इतने आगे आ गई हैं, पहले आप पढ़ती थी, अभी आप पढ़ा रही हैं या बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो कभी कभी याद आती है कि आपने वो दिन कि यार हम कैसे करते थे, कितने परेशान होते थे, कितनी असुविधाएं थी हमारे लिए, इंटरनेट नहीं था या बाकी चीज़ें? जी हाँ, उस समय इंटरनेट नहीं था, बहुत प्रॉब्लम्स थी। अभी तो रिज़ल्ट आता है तुरंत लोग देखने लगते हैं, अभी कुछ भी होता है आदमी गूगल करने लगता है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग गूगल क्या, हम लोग अपने शिक्षक से पूछते थे, या पापा से पूछा या मम्मी से पूछा। अभी क्या है, अभी कुछ भी होता है तुरंत गूगल, आदमी क्या बस मम्मा गूगल कर लेते हैं, या हम लोग खुद स्वयं भी करते हैं, कुछ नहीं पता रहता तो पूछने की बजाय गूगल कर लिया। तो ये सब सुविधाएं पहले नहीं थी। कुछ मैगज़ीन वगैरह में मिल जाता था, कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग को ढूंढे तो मैगज़ीन से पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं है, सब सीमित हो गया है स्तर। मैम अगर हम बात करें कि अब आपकी लाइफ में आगे की, जैसे आपने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद कब आपने ये सोचा कि मुझे एक अध्यापिका बनना है या फिर टीचर लाइन में जाना है? और क्या आप पहले से ही, मतलब जैसे कई लोग का होता है बचपन का सपना कि मुझे यही करना है, तो क्या ये आपका ड्रीम था चाइल्डहुड से? ड्रीम तो नहीं था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरे घर में भी सब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने उसके लिए प्रिपरेशन भी करी, लेकिन 1-2 साल मैंने तैयारी की, उसमें असफलता हासिल हुई। और उसके बाद फिर फादर ने मेरे बोला कि आप बेटा बीएड कर लो, तो मैंने बीएड कर लिया। और बीएड मतलब वो कहते हैं ना कि बाई चांस बन गई मैं टीचर, और टीचर बनी। उसके बाद स्कूल ज्वाइन कर लिया, बच्चों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा और मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षिका हूँ।
फिलहाल आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इसके लिए हमें भी थोड़ा सा दुख हुआ, और टीचर बन गई क्योंकि गॉड्स प्लान था। लेकिन मैम जैसे कि आपने कहा कि मेरा प्लान नहीं था टीचर बनना, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। जब नीट का एग्ज़ाम आपने दिया या नहीं निकला, जो भी प्रॉब्लम्स आई, तो उसको टैकल कैसे किया? क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार बच्चे टूट जाते हैं। अगर हम स्पेशली बात करें नीट या जेई की जो तैयारी करते हैं, एक लंबे समय तक तैयारी चल रही होती है, लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है, अब नहीं पेपर निकला तुम्हारी शादी करा देंगे। लड़कों का होता है कि भाई कुछ तो करो, तुम्हें अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। और हम लड़कियों की स्पेशली बात करेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है। तो आपने इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया, कैसे इस चीज़ को टैकल किया? सही बात कह रहे हैं आप। ये प्रॉब्लम होती है कि लड़कियों को ज़्यादा चांस नहीं मिलते हैं, 1 या 2 चांस। मुझे भी ऐसा कहा गया कि आप भाई 2 साल आपको चांस दिया रहा, आप निकाल लो, तो ठीक है, नहीं निकला। फिर मैंने उस समय फिर एमएससी किया, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि बीएड कर लो। थोड़ा असफलता पे आपको थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन ये है कि मेरा मानना है कि दुख अपनी जगह है। अगर आप सफल में खुश हो सकते हो तो असफलता को भी आप उसको भी सहन करना सीखिए। असफलता के बाद ही आपको सफलता मिलती है, और मैंने उसी को अपनाया। मैंने बीएड किया, उसके बाद उसी जैसे बीएड कंप्लीट हुआ उसी तो वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी आते ही मुझे नौकरी मिल गई। और नौकरी के बाद फिर किस ईयर में आपने बीएड कंप्लीट किया था अपना? बीएड 2006 में। 2006 में, और आपका हाई स्कूल हुआ था करीब 99 में। तो एक लंबा गैप के बाद मुझे लग रहा है आपने बीएड किया? नहीं, बीएड के पहले ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। नहीं, ग्रेजुएशन होता है तो 2001 में मेरा इंटर है, और 2002, 3, 4 में ग्रेजुएशन है, और 5 में मैंने क्या कहते हैं मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन की थी फिर नीट की, और उसके बाद 2006 में मेरा बीएड हुआ। अच्छा मैम, नीट की तैयारी के दौरान अब हम बात करें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से दूर जाके तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग घर पे रह के करते हैं। अगर जो लोग घर से दूर जाते हैं तो उन्हें और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खाना बनाना, या फिर फैमिली से दूर हैं तो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। आप क्या अयोध्या में या अपने घर पे रह के तैयारी की, आप भी कहीं बाहर गई थी? नहीं, मैं अपने घर पे रह के तैयारी किया मैंने। उसके अलावा मैम अगर बात करें कि ऐसा टीचर प्रोफेशन आप जब से जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में क्या ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए, कि उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए कि उनको लाइफ में आगे बढ़ें? क्योंकि हमने देखा है कई बार टीचर्स होते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चे कहते हैं कि लाइफ में हमारे काम नहीं आएगा मैम, आप जो बता रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते हुए कई बार टीचर कुछ ऐसी बातें डांटते समय बताए जाते हैं जो लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप बच्चों को बताना चाहें? जैसे कि एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ सभी बच्चों से, कि आप पूरी लाइफ, पहली बात तो कहीं से कुछ भी सीखने को मिले आप उसको छोड़ो नहीं, उसको सीखते रहो। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मैं अभी इतनी देखा जाए तो 40 ईयर में भी मैं एक छोटा सा बच्चा जो प्री प्राइमरी में आता है वो भी कुछ सिखा के जाता है, तो मैं उससे सीख लेती हूँ। कई बार बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, और सीखते ही सीखते एक सीढ़ी बनती चली जाती है और आप बहुत आगे निकल जाते हो। मैं सभी बच्चों को बस यही कहना है कि अपना सीखना कभी मत बंद करें वो। और जो लोग थोड़ा सीख जाते हैं, ऐसे बच्चों की खास और बात करें, थोड़ा सा हो जाता है कि यार मुझे बहुत कुछ आता है, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, अब ऐसा तो है कि ये तो थोड़ा सा ईगो वाली बात हो गई ना, कि ज़्यादा सीखने से फिर उसी में डाउन टू अर्थ आ जाता है इंसान। मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी कुछ चीज़ें मैंने कहा कि नहीं मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, मैंने कहा मैं तो ये निकाल लूँगी, अरे मेरे से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, मैं तो फेल हो ही नहीं सकती, और उसी समय मैं फेल हो गई। तो उसमें मुझे ये लगा कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। जैसे अभी आप विद्यालय में हैं तो वहाँ कई तरह की बच्चियाँ आती होंगी, कुछ बच्चियाँ बहुत पढ़ने में अच्छी होंगी, होशियार होंगी, कई काफ़ी वीक होंगी। तो जो स्ट्रांग है वो तो जल्दी से कैच कर लेगा, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो समझ जाएगा, पर जो वीक बच्चा है वो किस तरह से अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सुधारे, क्योंकि जिसका बेसिक कमज़ोर रह गया है, अब वो बेसिक दोबारा रिपीट कर नहीं सकते, उनको क्या करना चाहिए? अब जैसे कि हम लोग के स्कूल में ही हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। एक बच्ची है हमारे स्कूल में, सुमन नाम है उसका, और वो शुरुआत में हम लोग उसको नहीं समझ पाए कि वो मानसिक दिव्यांगता है उसके अंदर। तो 1-2-3 साल तक तो लगा कि शायद ऐसे ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा करके पता चला कि ये मानसिक दिव्यांग है ये बच्ची। और फिर अब वो इस समय 13 साल की होगी, लेकिन वो अभी भी हमारे ही स्कूल आती है। उसका नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया गया, लेकिन वो नहीं जाती, वो हमारे ही स्कूल आती है। क्यों? क्योंकि उसको मेरे से अटैचमेंट है, और मैं उसकी तरफ पर्सनल
ध्यान देती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा शिक्षक भी ध्यान दें, अगर जो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं तो उनको शिक्षक उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, उनको थोड़ा सा उनकी तरफ अलग से ध्यान दें, तो वो बच्चे आगे निकल सकते हैं। ऐसा नहीं वो पीछे जाएंगे कभी। तो मैं उस बच्ची पे अलग से ध्यान देती हूँ और वो बच्ची अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रही है, पढ़ाई में नहीं लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे है वो। मैम थोड़ा अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की अब यहाँ बात हो, क्योंकि कई बार देखा जाता है माता पिता खुद अपने बच्चों को रोक देते हैं, क्या करोगे पढ़ के। उन माता पिता से आप क्या कहना चाहेंगे? और कई मैं कह रहा हूँ फिलहाल 2025 में भी ऐसा हो रहा है, कई घरों में होता है कि लड़की को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा अभी बहुत सारे गांव हैं जो बहुत पीछे रह गए, हमारे यूपी में भी हम बात करें तो। बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी भी बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। 5th तक पढ़ा देंगे, 8th तक पढ़ा देंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाते हैं। उनकी भी कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि विद्यालय बहुत दूर होना है स्कूल से। जब बहुत दूर होता है तो माँ बाप के लिए भी थोड़ा सा चिंतन की भावना होती है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनको भेजने के लिए उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम लोग सपोर्ट करते हैं। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर है। शिक्षक अगर थोड़ा सपोर्ट करेगा तो माँ बाप पढ़ाएंगे। और थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको बताया जाए कि शिक्षक कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अभी अयोध्या के डीएम साहब हमारे स्कूल आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि फर्स्ट जनरेशन जो ये माँ बाप हैं, ये फर्स्ट उनके जो बच्चे हैं ये फर्स्ट जनरेशन के हैं, मतलब जो शिक्षा लेने जा रहे हैं। तो अगर इनको बताया जाएगा कि हाँ शिक्षा कितनी ज़रूरी, कितनी अच्छी है, तो ये बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और अगली जनरेशन जो आएगी वो उनकी ये है कि हाँ मेरे माता पिता भी पढ़े हुए हैं और हम आगे कुछ कार्य कर सकते हैं। तो बस यही बताने, उनके माता पिता को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा। तो उनके माता पिता को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा, और उनके माता पिता ऐसे जागरूक नहीं होंगे। हम और आप जो लोग जानते हैं, हम लोग ही उन्हें बताएंगे, हम लोग उन्हें समझाएंगे। कई बार हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसा होता है, पर हम लोग कहते हैं इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करिए कि ये सोचने के बजाय इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार आप जाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाके थोप दीजिए अपने फैसले, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। आपको लगे जिस तरह से वो समझ पाएँ, टीचर के द्वारा, किसी मित्र के द्वारा या किसी और इंसान के द्वारा उससे बात करें और उसको समझाएं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ पर्सन, और इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ फैमिली। मतलब आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, पर अगर आप एक स्त्री या महिला को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। मैम अब तो हमने सब बातें कर ली, थोड़ा सा अब आपके पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं कि जैसे कि आपने स्कूलिंग की, उसके बाद आपने नीट की प्रिपरेशन भी की, फिर उसके बाद आप जॉब करने लगी एज अ टीचर। शादी इस दौरान आपकी कब होती है और शादी के बाद क्या आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आप ऐसा प्रोफेशन टीचर में पहले जुड़ गई, फिर उसके बाद क्या ससुराल वालों ने कहा, आपके हस्बैंड ने कहा कि जॉब छोड़ दो, ऐसा भी कुछ होता है कि कई बार ऐसे मामले देखने को आते हैं? शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं, शादी के टाइम प्रॉब्लम आई मुझे। शादी के टाइम फादर मेरी शादी ढूंढ रहे थे और उस समय क्या कहते हैं, जितने भी लड़के थे उससे पापा का सपना था कि जो दामाद मेरा है वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। तो डॉक्टर के पास जा रहे थे भाई कि डॉक्टर लड़की हमारी टीचर है, तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो मेड को बहू चाहिए, मेड को लड़की चाहिए। तो भाई लड़की तो मेड को थी नहीं, तो शादी कैसे होती। फिर इंजीनियर के पास या फिर एक आवास विकास प्राधिकरण लखनऊ के थे, उन्होंने बोला नौकरी छुड़वा दीजिए तो मैं शादी कर लूँगा, गाँव में जाना पड़ता है, दिक्कत होगी। तो पापा ने मेरा बोला कि मैं नौकरी नहीं छुड़वाऊँगा, आप शादी कर लीजिए, आपको नौकरी नहीं पसंद है आप छुड़वा देंगे, लेकिन मैं नौकरी नहीं छुड़वाऊँगा, क्योंकि नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती है और मेरी बेटी को मिली हुई है, मैं नौकरी नहीं छुड़वाऊँगा। उनका एकदम स्ट्रिक्ट बात। कई बार मम्मी से मेरी झगड़ा भी हो गया, मम्मी ने बोला शादी नहीं हो रही है तो नौकरी छुड़वा दो, करवा दो शादी, लेकिन पापा मेरे एकदम रिजिड थे, उन्होंने बोला कि नहीं, नौकरी के लिए, शादी के लिए मैं नौकरी नहीं छुड़वाऊँगा। और फिर एटलीस्ट जब मेरी शादी मेरे हस्बैंड से अभी जो हैं उनसे जब मेरी शादी वो मुझे देखने आए तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा अगर तुम्हें, उन्होंने पहले ही बोल दिया बेटा अगर तुम्हें शादी ने वो नौकरी नहीं करवानी होगी तो नौकरी छोड़ देना। तब मेरे हस्बैंड ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि नौकरी मैं नहीं छुड़वाऊँगा, इनको नहीं करनी होगी तो ये छोड़ देंगी, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि तुम नौकरी छोड़ो। और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं रोल मेरे पिता का, मेरी माता का और मेरे हस्बैंड का है, ये समझ लीजिए। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं और आज भी उन्होंने कहा जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी।
मैम उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे पुरुष कोई काम करने आता है फिर घर लौटता है तो लोग उससे ये उम्मीद नहीं करते कि वो घर के काम भी करेगा, कुछ खाना बना देगा, थोड़े बहुत एक आध काम घर के निपटा देगा। पर जब महिला जाती हैं तो लोग उससे उम्मीद करते हैं कि घर आने के बाद वो खाना भी बना दे, घर के काम भी कर दे और ऑफिस का अपना काम जो ऑफिस तक रखे। ऐसा क्यों और आपको क्या परेशानियाँ होती कि आपके साथ ऐसा हुआ? होती है कई बार बहुत लोड पड़ जाता है। ऑफिस की स्कूल की मीटिंग्स होती हैं, स्कूल का वर्क होता है। कई बार स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद पता लगा बीआरसी में मीटिंग है, वहाँ गए, वहाँ से लौट के आए, फिर बच्चे का काम देखना, बच्चे को पढ़ाना है और घर का काम भी करना है, सब कुछ मैनेज करती हूँ कहीं कहीं। लेकिन मुझे तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई महिलाओं को मैंने देखा है कि वहाँ उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं सभी पुरुषों से कहना चाहूँगी कि वो अपनी जो पत्नियाँ हैं उनका सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। मानसिक जो तनाव होता है बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हम लोग भी थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ा काम कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों के लिए, और परिवार भी बहुत अच्छा चलता है फिर। मैम इसी के साथ अब हम बातचीत करेंगे कि जो छोटी बच्चियां हमें देख रही उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, और इस बातचीत को यहीं रोकेंगे। और एक सवाल और है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के दौरान आप किस तरीके से फेस्टिवल मना रही हैं, क्योंकि आप स्कूल में ही फेस्टिवल मना रही होंगी, फिर घर में, और इतना हेक्टिक और बिजी शेड्यूल होता है आपका, तो उसमें किस तरह से इस बार नवरात्रि का त्यौहार आप मनाएंगी? तो सवाल क्या था पहले आपका? पहला बच्चियों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि ये जहाँ तक मैं आज पहुँची हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मेरी दादी का, मेरी परदादी का, या उनका थोड़ा उन्होंने कहीं ना कहीं अपने को जोड़ा नहीं, त्याग दिया है। उन्होंने अपना त्याग दिया है, तब मैं यहाँ पहुँची हूँ। और यही त्याग मैं भी अभी मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँ जहाँ बहुत सारी आप कहे निर्मला सीतारमण जहाँ पहुँची हैं, उनके क्या शायद और त्याग हुआ होगा थोड़ा। मेरी दादी नानी जो है, तो अगर हम क्या कहते हैं कोई इतना त्याग दे के यहाँ पहुँचे, तो आगे भी आप भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, आप भी आगे बढ़ते रहिएगा। नहीं पढ़ने का मौका मिलता है तो विरोध करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। बिना पढ़े कुछ नहीं होना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई कभी ना छोड़ें बच्चियाँ, पढ़ती रहें कैसे भी। जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत लोगों ने त्याग दिया है, और मैम ने कहा कि अभी उस निर्मला सीतारमण जितनी नहीं पहुंची, लेकिन फ़िलहाल एक छोटी सी कहावत इस पर याद आती है मैम कि आप जिस पोजीशन पे हैं, कई लोग उसके भी ख्वाब देख रहे हैं। तो आप जो भी करते हैं उसको पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करना चाहिए। बस और ये बात मैं कहना भूल गई थी, जो भी काम करिए वो शिद्दत और ईमानदारी से करिए, क्योंकि बिना ईमानदारी के कुछ नहीं है। लगता है भले, लेकिन ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और मैम उसके साथ अब नवरात्र चल रहा है, किस तरीके से आप नवरात्र का फेस्टिवल मना रही हैं, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के बाद स्कूल में भी किस तरीके से आप इस बार फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगी? मैं हमेशा से नवरात्र का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करती हूँ। पहले तो मैं 9 दिन का व्रत खुद रहती हूँ, और सुबह पूजा करने के बाद उसके बाद विद्यालय जाना, फिर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना लिखाना बच्चों को, उसके बाद घर आना, फिर अपना पूजा पाठ, और उनके साथ साथ वो जो स्कूल में बच्चे हैं उनका भी पूरा ध्यान रखती हूँ। उनके लिए मैं, जैसे गरबा होता है सब जगह, काफ़ी जो हाई सोसाइटी के लोग हैं अपना बाहर गरबा वो लोग मनाते हैं या डांडिया खेलते हैं, हम अपने स्कूल में बच्चों के साथ खेलते हैं। सारे बच्चों को मैं बोलती हूँ कि अपने जो भी क्लॉथ उनके पास हैं, थोड़े जो पारंपरिक परिवेश होता है, लहंगा हुआ या फिर क्या कहते हैं सूट हुआ या गरारा शरारा, कुछ भी बच्चों के पास, कुर्ते पजामे, इवन हम लोग भी तैयार होकर जाते हैं और हम सब बच्चे मिलकर गरबा खेलते हैं। फिर हम लोग रामलीला भी खेलते हैं स्कूल में, बच्चों को राम रावण सब हमने बनाया हुआ था। पिछले साल की मैं बात करूँ, इस साल की भी तैयारी होगी हमारी, और हनुमान राम ये सब रामलीला का मंचन हम लोग करते हैं। और अभी पिछले साल मैंने वो माँ दुर्गा, एक बच्ची को माँ दुर्गा बनाया था मैंने, और एक बच्ची को माँ काली। तो इससे भी मतलब वो जाता है मैसेज उनके पेरेंट्स के मोबाइल पे, हम लोग व्हाट्सअप कर देते हैं, या पेरेंट्स आते भी हैं, देखते हैं कि हाँ बच्चियाँ कितनी छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं। और अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कहते हैं आजकल हिंदू मुस्लिम का बड़ा वो चल रहा है ना, हमारे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम हैं बगल के, और उनकी बच्चियाँ आती, मैं उनको भी दुर्गा माता बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। गांव के लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, सब बहुत ही मतलब सौहार्द भाव से हम लोग नवरात्रि का पर्व हिंदू मुस्लिम मिल के मनाते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे यहाँ। और बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ मिलकर हम डांडिया और गरबा और नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। तो हमारा भारत देश इतना प्यारा है कि जहाँ सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, और उसका छोटा सा एग्जांपल आप मैम के विद्यालय में भी देख सकते हैं। सुनते रहिए हेलो अयोध्या 90 FM, स्टे ट्यून अयोध्या की धुन। मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में, एक और नए